तो आज की क्लास में हम लोग जो हमारा ओल्ड सेशन चल रहा था एमसीक्यू का, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। स्क्रीन पे क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन हो रहा ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी नहीं सर, क्वेश्चन हो गया सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दी मिनिमम हो गया सर। परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन ए कॉलम। कॉलम पे जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्टील का न्यूनतम इस्पात प्रतिशत होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 0.8%, ऑप्शन नंबर सी 0.5% एंड ऑप्शन नंबर डी 0.7%। क्वेश्चन नंबर ए, एक आंसर दीजिए फास्ट। 1 का बी। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 0.8%। दी मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन ए कॉलम 0.8% मिनिमम है। यहीं पे मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। क्वेश्चन क्या हो गया? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। अब बताइए यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन में दे रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 4%, ऑप्शन नंबर डी 9%। बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यदि मैक्सिमम परसेंटेज पूछ रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज के केस में इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 4% एंड ऑप्शन नंबर डी 9%। सी। ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4%। इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा हुआ है? द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन अ कॉलम। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन अ कॉलम। किसी भी कॉलम पे जो मेन बार पड़ी होती है या ऊर्ध्वाधर बार पड़ी होती है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग कितना लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 6%, ऑप्शन नंबर बी है 8%, ऑप्शन नंबर सी है 5% एंड ऑप्शन नंबर डी है 7%। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 का ए। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन कॉलम। हमारा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन बताया हुआ था, उस क्वेश्चन में उसका आंसर हम लोगों ने कितना लिया हुआ था? 4% लिया हुआ था। यहीं पे जबकि हमारा जस्ट यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आ गया और इसमें हमारा आंसर 6% हो रहा है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? कि इसका आंसर 4% होगा या इसका आंसर 6% होगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील लेते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील लेते हैं, किस बेस पे लेते हैं? यदि वहां पे हमारी नॉट ओवरलैपिंग का केस है, नॉट ओवरलैपिंग का केस है, मींस उस पूरे कॉलम पे हमने रेनफोर्समेंट की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं करवाई है, उस कंडीशन में जो आंसर होगा 6% वाला हो जाएगा। ठीक, यदि वहीं पे ओवरलैपिंग का केस है, यदि वहीं पे ओवरलैपिंग का केस है, उस केस में हम लोग जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे? 4%, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन नीचे दिया हुआ था इसके पहले। ठीक, तो समझ गए होंगे यहाँ पे जो हमारा मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होगा, ठीक, यदि यहाँ पे हमारे इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हुए तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? 6%। बाई चांस मान लीजिए यहीं पे हमारे 4% भी इसी में आंसर आ गया, इसी पे हमारा यहाँ पे आंसर 4% भी आ गया, उस केस में बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाई चांस यदि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी को मैंने चेंज कर दिया 4%, ऑप्शन नंबर सी को मैंने चेंज कर दिया 4%, अब इसका आंसर कितना होगा? छोटू राजा, ऑप्शन सी। ओके, राइट आंसर। यदि मैं यहाँ पे 6% और 4% दोनों को दे रहा हूं, यदि मेरे क्वेश्चन में 6% 4% दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग 4% को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये नॉट ओवरलैपिंग वाला केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नॉट ओवरलैपिंग का केस
नॉट ओवरलैपिंग का केस हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, यदि हमें ऑप्शन 4% नहीं मिलता है तो हम लोग आंसर कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 6% वाला आंसर सिलेक्ट करेंगे। यदि हमें दोनों आंसर वहां पे मिल रहा है तो हम लोग आंसर कौन सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4%। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी की स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मिनिमम डायामीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल बार इन ए कॉलम। ऑप्शन नंबर ए 10%, 10 mm, ऑप्शन नंबर बी 8 mm, ऑप्शन नंबर सी 16 mm, ऑप्शन नंबर डी 12 mm। मिनिमम डायामीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल बार, जो हम लोग ऊर्ध्वाधर बार या लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक, उसका मिनिमम या न्यूनतम व्यास कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 mm, ऑप्शन नंबर बी 8 mm, ऑप्शन नंबर 3 mm एंड ऑप्शन नंबर डी 12 mm। तो यहाँ पे हमारा जो IS कोड 4566 था, IS कोड 456 2000, इसमें उसने कुछ स्पेसिफिकेशन दिए थे। इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो यहाँ पे मिनिमम डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूड बार यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वो कितना प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन नंबर डी मींस 12 mm। ठीक, जो कि ये पॉइंट हम लोगों ने आज मॉर्निंग की क्लास में एंड देन इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, और मींस ऑप्शन नंबर डी मींस 12 mm। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ बार इन ए सर्कुलर कॉलम। वृत्ताकार कॉलम में नंबर ऑफ बार कितने प्रोवाइड करते हैं? वृत्ताकार कॉलम में नंबर ऑफ बार कितने प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी 8। किसी वृत्ताकार कॉलम पे कितने सरिया प्रोवाइड करते हैं? कौन सी सरिया की यहाँ पे बात हो रही है? लॉन्गिट्यूडनल बार की, मींस ऊर्ध्वाधर छड़ की। ऊर्ध्वाधर छड़ का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग ऐसे वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं, ये कितनी प्रोवाइड करते हैं? तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, किसी का आंसर यहाँ पे 6 भी आ रहा है। शुभम गुप्ता 6, अन्वेषा डी, मनीष कुमार विश्वकर्मा 8। बेटा लास्ट से लास्ट क्लास कंटिन्यू 3 क्लास में मैं डिस्कस करता हुआ चला आ रहा हूं यहाँ पे, जो हम लोग नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक, सर्कुलर कॉलम के केस में, वो सर्कुलर कॉलम के केस में यहाँ पे देख लो कि कितनी बार प्रोवाइड करेंगे। यदि हमारा कॉलम सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम के केस में हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ बार 6 प्रोवाइड करेंगे। यदि उसने कुछ भी नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब क्या बोला? यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा है। ठीक, यदि कॉलम सेक्शन हमारा कैसा है? सर्कुलर कॉलम है, उस केस में हम लोग यहाँ पे कितनी सरिया प्रोवाइड करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल पे 6 सरिया प्रोवाइड करेंगे। वहीं पे यदि हमारा ये सेक्शन, वहीं पे यदि हमारा सेक्शन चेंज होकर सर्कुलर से क्या बन जाता है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन बन जाता है। यदि ये सेक्शन हमारा चेंज होकर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन होता है, उस केस में हम लोग जो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं, वो कितनी प्रोवाइड करते हैं? 4 नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, यहां से हमारे ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। यदि हमारा सेक्शन कैसा है? सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन के केस में हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ बार 6 प्रोवाइड करेंगे, और यदि हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन के केस में वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ बार हम लोग कितनी प्रोवाइड करेंगे? 4 प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नॉमिनल कवर इन ए कॉलम, द नॉमिनल कवर इन ए कॉलम। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रखा है 40 mm, ऑप्शन नंबर बी है 50 mm, ऑप्शन नंबर सी है 35 mm एंड ऑप्शन नंबर डी है 30 mm। हम लोग जो नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं किसी कॉलम पे, वो कितना देते हैं? ऑप्शन नंबर ए 40 mm, ऑप्शन नंबर बी 50 mm, ऑप्शन नंबर सी 35 mm और ऑप्शन नंबर डी 30 mm। यहाँ पे बहुत लोगों के आंसर आए हुए हैं। अपर्णा सैकवार ऑप्शन ए, गजेंद्र 40, शिवम राजपूत ऑप्शन ए, मनीष 40, अभिषेक साहू ऑप्शन ए। मींस यहाँ पे सबका ऑप्शन ए ही आ रहा है, सबका ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है? ए, और ए पे कितना दे रखा है? 40 mm। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दी नॉमिनल कवर इन ए कॉलम इज 40 mm। फिर मैंने कुछ बताया हुआ था नोट पॉइंट, नोट पॉइंट हमारा क्या था कि जो हमारे IS कोड पे दे रखा हुआ है,
आईएस कोड पे हमारा एक कोडल प्रोविजन दे रखा हुआ है, कोड का प्रावधान दे रखा है। उस कोडल प्रोविजन पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारा कोडल प्रोविजन था उसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हम लोग नॉमिनल कवर प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे, वो तो हम 40 mm प्रोवाइड करेंगे। मे बी जो हमारा कॉलम सेक्शन है, यदि कॉलम सेक्शन का साइज 200 mm से कम, यदि हमारा साइज ऑफ कॉलम, ठीक, साइज ऑफ कॉलम सेक्शन लेस, यदि हमारा जो कॉलम सेक्शन है उसका साइज, ठीक, 200 mm या 200 mm से कम है, उस केस में यहाँ पे जो हम लोग नॉमिनल कवर प्रोवाइड करेंगे तो कितना प्रोवाइड करेंगे, 25 mm प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ से दोनों पॉइंट सभी क्लियर हो गए होंगे। यदि हमारा क्वेश्चन आता है उसमें बोलता है कि नॉमिनल कवर हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे तो 40 mm यहाँ पे आंसर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और यदि वहां पे जो हमारा कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन ये 200 mm, ये 200 mm से कम होती है, उस केस में हम लोग जो नॉमिनल कवर प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे, 25 mm प्रोवाइड करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को एक बार हम लोग और देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। इसमें मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, इस ऑप्शन को चेंज कर रहा हूं यहाँ पे 25 mm। पॉइंट सी को, इसका जो ऑप्शन नंबर सी था उसको मैंने चेंज कर दिया, नॉमिनल कवर इन ए कॉलम इज, ठीक, ऑप्शन नंबर ए 40 mm, ऑप्शन नंबर बी 50 mm, ऑप्शन नंबर सी 25 mm एंड ऑप्शन नंबर डी 30 mm। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। छोटू राजा ऑप्शन सी, गजेंद्र 40, प्रियंका 25 mm। बेटा यहाँ पे देखो, हमें एक मेन पॉइंट देखना होता है, यदि उसने हमें डायमेंशन को स्पेसिफाइड नहीं किया है, यदि क्वेश्चन में उसने डायमेंशन को स्पेसिफाइड नहीं किया है तो उस केस से हम लोग जो अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे 40 mm ही करेंगे, बेशक हमारा यहाँ पे ऑप्शन 25 mm क्यों ना हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 40 mm होगा। यदि वो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर देता कि डायमेंशन इज, जो हमारा कॉलम सेक्शन है, ठीक, उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, लेस देन और इक्वल टू 200 mm, उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 200 mm। देन हम लोग, तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यदि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में और ऐड कर दिया दी नॉमिनल कवर इन ए कॉलम इज डैश डायमेंशन इज लेस देन और इक्वल टू 200 mm, तब उस केस में हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिया कुमारी। ओके, 25 mm शुभम गुप्ता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25 mm, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोलता है। यदि उसने सिर्फ कुछ नहीं तुम्हें दिया हुआ है, नॉर्मल तुमसे पूछा हुआ है, नॉर्मल पूछा हुआ है दी नॉमिनल कवर इन ए कॉलम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 40 mm। यदि उसने यहाँ पे ऐड कर दिया कि उसकी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर दी कितनी, 200 mm के इक्वल या 200 mm से कम हो, उस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 25 mm हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दी सेफ लोड कैरिंग बाय हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम इज, दी सेफ लोड कैरीड बाय हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम इज, ऑप्शन नंबर ए है 2 times the load carried by the similar column with ties, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 times the load carried by the similar column with ties, ऑप्शन नंबर सी है 1.05 times the load carried by the similar column with ties, ऑप्शन नंबर डी है 1.25 times the load carried by the similar column with ties। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, रिया कुमारी ऑप्शन सी, साक्षी राठौर ऑप्शन सी, आयुषी ऑप्शन सी, मानवेंद्र ऑप्शन सी, शुभम ऑप्शन ए, छोटू राजा ऑप्शन सी, अब शेख साहब 1.05। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यदि हमारा कंडीशन क्या आती है, हेलिकल रेनफोर्समेंट की कंडीशन आती है, तो कल की क्लास में मैंने बताया हुआ था कि हम लोग जो नॉर्मल पीयू का अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमारा पीयू का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पीयू का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल केस पे जब हम लोग लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे थे, उस केस में यहाँ पे हमारा पीयू का फॉर्मूला क्या था, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ओके, जब हम लोगों ने
क्या किया हुआ था, लेटरल टाइज प्रोवाइड किया हुआ था। उस केस में हमारा अल्टीमेट लोड का यानी पीयू का फॉर्मूला क्या था, 0.4 FCKAC प्लस 0.67 FYASC। यहीं पे यदि हम लोग लेटरल टाइज की जगह क्या कर देते हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस केस में मैंने बताया हुआ था जो पीयू की वैल्यू आती है वो पीयू की वैल्यू लेटरल टाइज की कंपैरिजन में 5% इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाएगी, जो हमारी लेटरल की वैल्यू आ रही थी उसका 5% इंक्रीज हो जाएगी। किस केस में, हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में। जब हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में 5% इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, हेलिकल वाला फॉर्मूला देखना, जो हमारा हेलिकल का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पीयू इक्वल टू 1.05। मीन्स हमने जो यहाँ पे पीयू था, लेटरल टाइज का जो फॉर्मूला था उसमें क्या कर दिया, 5% ऐड कर दिया, यानी 1.05 ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, 0.4 FCKAC प्लस 0.67 FYASC। ओके, तब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसके मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पे कौन कौन से ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है जहां पे हमारा 5% एक्स्ट्रा हो। तो हमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, क्वेश्चन पे हमें 4 ऑप्शन मालूम है, जहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा हुआ है, 2 टाइम्स दी लोड कैरिड बाय दी सिमिलर कॉलम विद टाइज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम लोग, 2.5 टाइम्स दी लोड कैरिड बाय दी सिमिलर कॉलम विद टाइज, 2.5 टाइम्स की बात कर रहा था, ये भी हमारा कॉलम ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे, 1.05 टाइम्स दी लोड कैरिड बाय दी सिमिलर कॉलम विद टाइज। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 5% इंक्रीज हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, लेटरल टाइज वाले कॉलम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1.05 टाइम्स दी लोड कैरिड बाय दी सिमिलर कॉलम विद टाइज। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द पिच ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी मोर देन, लेटरल टाइज की जो पिच होती है, स्पेसिंग होती है, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द पिच ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी मोर देन, ऑप्शन नंबर ए 200 mm, ऑप्शन नंबर बी 300 mm, ऑप्शन नंबर सी 250 mm एंड ऑप्शन नंबर डी 100 mm। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हम लोग जो लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं, ठीक, लेटरल टाइज की जो स्पेसिंग होती है, पिच होती है, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 200 mm, ऑप्शन नंबर बी 300 mm, ऑप्शन नंबर सी 250 mm एंड ऑप्शन नंबर डी 100 mm। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर आए हुए हैं, शिवम राजपूत ऑप्शन बी, शुभम गुप्ता 300, साक्षी राठौर ऑप्शन बी, अभिषेक साहू 300 और 0.75 डी, छोटू राजा ऑप्शन बी, आयुषी पटेल ऑप्शन बी, मनीष विश्वकर्मा ऑप्शन बी, जगजीत 300, गजेंद्र 300, रिया कुमारी ऑप्शन बी, प्रियंका साहू ऑप्शन बी, संदीप कुमार ऑप्शन बी, जयेंद्र ऑप्शन बी। ओके सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आंसर आए हुए थे। बेटा आपके यहाँ थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही होगी, थोड़ा सा पैसेंस ओके रखिए, सर, होगी आपकी स्क्रीन विजुअल। विजुअल होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो हमारा आईएस कोड था, आईएस कोड कौन सा, 456-2000, आईएस कोड 456-2000। ठीक, इस आईएस कोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि हम लोग जो यहाँ पे स्पेसिंग देंगे, ठीक, लेटरल टाइज की स्पेसिंग देंगे, वो किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। आज ही मैंने मॉर्निंग की क्लास में बताया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी क्या होगा, पॉइंट नंबर सी क्या होगा, पॉइंट नंबर बी होगा यहाँ पे हमारा 300 mm, पॉइंट नंबर ए होगा 0.75 डी। ठीक, यहाँ पे डी हमारा क्या होगा, डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो हमारा पॉइंट सी आएगा, पॉइंट सी पे यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे। पॉइंट सी का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया 0.87 FG FY बराबर 0.87 FY FYASV EST अपॉन अपॉन 0.4 0.04 बी। B। ओके, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, 0.87 FYASV अपॉन 0.4 बी। यहाँ पे हमारा FY क्या है, FY है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील।
ओके, देन यहीं पे हमारा जो एएसवी है, एएसवी क्या है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। और जो इसमें ये बी दे रखा हुआ है, हमारा बी क्या है, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन तीनों केस में जो हम लोग स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वो स्पेसिंग क्या प्रोवाइड करेंगे कि तीनों में से जो कम होगी वो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन भी दे रखी हुई है। कंडीशन क्या दे रखी हुई है, कंडीशन यहाँ पे हमें क्या दे रखी हुई है कि इन तीनों में से जो हमारा 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300 mm मीन्स ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 300 mm शुड नॉट बी मोर देन। उसने कंडीशन बोली हुई थी कि इन तीनों में से जो कम आएगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन किसी भी केस में 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दी सिलेंडरनेस लिमिट फॉर ए कॉलम। कॉलम के लिए हमारा तन्यता अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 40। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेटा हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ था, जो सिलेंडरनेस लिमिट होती है फॉर ए कॉलम, ठीक, तो 60, यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60। डायरेक्टली ये क्वेश्चन हमारा आईएस कोड से लिया गया है, आईएस कोड पे डायरेक्टली पॉइंट दे रखा हुआ है, सिलेंडरनेस लिमिट फॉर ए कॉलम इज 60, सिलेंडरनेस लिमिट फॉर ए कॉलम इज 60। जबकि हम लोग जब डिसाइड करते थे शॉर्ट कॉलम है हमारा कि लॉन्ग कॉलम है, उस केस में हम लोग कितना कंसीडर करते थे, तो उस केस में यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितना कंसीडर करते थे। यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 से कम आ रही है, 12 से कम आ रही है, तब हमारा कॉलम कौन सा होगा, शॉर्ट कॉलम होगा। यदि 12 से ज्यादा आ रही है, उस केस हमारा कॉलम क्या होगा, लॉन्ग कॉलम होगा। ओके, लेकिन एक केस हमारा और दे रखा हुआ था वहां पे, उसी पे एक केस हमारा और दे रखा हुआ था, दी सिलेंडरनेस लिमिट फॉर ए कॉलम। तो वहां पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मीन 60। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय ऑप्शन नंबर ए बकलिंग, ऑप्शन नंबर बी बेंडिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रशिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पे दीजिए। 9 का आंसर दीजिए सब लोग फास्ट। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय ऑप्शन नंबर ए बकलिंग, ऑप्शन नंबर बी बेंडिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रशिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव। तो जब यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हुए तब देख लेते हैं यहाँ के हमारा आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई थी, उस थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि हमारा जो लॉन्ग कॉलम होगा, लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है, और जो शॉर्ट कॉलम होता है वो क्रशिंग में फेल होता है। क्रशिंग और बकलिंग
ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्रशिंग क्या है और बकलिंग क्या है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे मैं कॉलम बना रहा हूं, ये कॉलम है और ये कॉलम कैसा है, लॉन्ग कॉलम है। ये कॉलम हमारा कौन सा है, लॉन्ग कॉलम है। और इस पे ऊपर से यहां से क्यू लोड आया, ऊपर से क्यू लोड आया। और यदि ये हमारा लॉन्ग कॉलम है, ऊपर से क्यू लोड आया, तो कॉलम लॉन्ग होने की वजह से अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कॉलम हमारा लॉन्ग कॉलम है कि शॉर्ट कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग उसका तन्यता अनुपात चेक करेंगे। यदि तन्यता अनुपात की वैल्यू 12 से ज्यादा है तो कॉलम हमारा क्या होगा, लॉन्ग कॉलम होगा। तो बकलिंग का मतलब क्या होता है, बकलिंग का मतलब होता है यहां से ऐसे बकल कर जाना, मींस बकलिंग की हिंदी बहक जाना। जो उसकी एक्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन से बहक जाना, बकलिंग की हिंदी होती है बहकाव। ओके, एक्चुअल कंडीशन से बहक जाना यानी उसका शेप कुछ इस प्रकार से यहां से डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ये हमारा किस केस में होता है, लॉन्ग कॉलम के केस में। वहीं पे जब हमारा शॉर्ट कॉलम होता है तो शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, शॉर्ट कॉलम हम लोग कैसे पहचानते हैं, यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू, यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 12 से कम है, 12 से कम है, ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या जानेंगे कि ये कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम है। तो शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है कॉलम की, ठीक, कॉलम की लेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। जब कॉलम की लेंथ बहुत कम है और यहाँ पे ऊपर से मान लो हमारा क्यू लोड आ रहा है, ऊपर से लोड क्या आ रहा है, क्यू लोड आ रहा है, क्यू लोड बहुत हैवी है, जब इसकी लेंथ कम है तो यहाँ पे क्या होगा, बकलिंग नहीं होगी, जबकि कॉलम हमारा सीधा भंगुर हो जाएगा, यहाँ से सीधा बिखर जाएगा, यानी कंक्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे और हमारा कॉलम फेल हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, क्रशिंग। क्रशिंग मीन्स होता है टूटना, क्रशिंग की हिंदी क्या होती है, टूटना। मीन्स कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, कॉलम की जो कंक्रीट है बिल्कुल चटक जाएगी, मीन्स क्रैक्स आ जाएंगे और कॉलम हमारा फेल हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि जो लॉन्ग कॉलम होगा, लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होगा, ठीक, शॉर्ट कॉलम हमारा क्रशिंग में फेल होगा। यहीं पे हम लोगों ने एक और कॉलम का टाइप पढ़ा हुआ था, इंटरमीडिएट कॉलम। याद करो, जो हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स था, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम लोगों ने कॉलम 3 टाइप्स के पढ़े हुए थे, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के बाद में डिस्कस कर लिया। जो मेरा इंटरमीडिएट कॉलम होगा, तो इंटरमीडिएट कॉलम में क्या होगा, इंटरमीडिएट हमारा कॉलम, जो इंटरमीडिएट कॉलम होगा वो इंटरमीडिएट कॉलम बकलिंग प्लस क्रशिंग दोनों में फेल होगा। ओके, जो हमारा इंटरमीडिएट कॉलम होगा वो बकलिंग और क्रशिंग दोनों में फेल होगा। तो यहां पे समझ में आ गया होगा कि बकलिंग क्या होता है, क्रशिंग क्या होता है। बकलिंग मींस होता है अपनी एक्चुअल डायमेंशन से बहक जाना, और क्रशिंग का मतलब क्या होना है कि उसको वहां से टूट जाना। जब ऊपर से हैवी लोड आएगा तो हैवी लोड की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी कंक्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे, मींस कंक्रीट यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी चटक जाएगी, दरार दे देगी, ठीक, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगी, कंक्रीट फेल हो जाएगी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय क्रशिंग, शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय क्रशिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, यदि मैं यहीं पे अब चेंज कर देता, शॉर्ट कॉलम की जगह क्या कर देता, लैंग्वेज चेंज करके उसे लॉन्ग कॉलम कर देता, लॉन्ग कॉलम कर देता। अब बताइए यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि मैं इसका ऑप्शन चेंज करके यहाँ पे क्या कर देता, लॉन्ग कॉलम कर देता, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ओके, राइट, जयंत कुशवाहा ऑप्शन नंबर ए, आयुषी पटेल बकलिंग, जगजीत बकलिंग, मनीष विश्वकर्मा ऑप्शन ए। ओके, तब हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा और चेंजमेंट कर रहा हूँ। चेंजमेंट क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे शॉर्ट कॉलम लिखा हुआ है, शॉर्ट कॉलम की जगह मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलम। जब इंटरमीडिएट कॉलम कर दिया तो इंटरमीडिएट के कॉलम के केस में अब यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉलम के केस में यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम की जगह यहाँ पे कर लो इंटरमीडिएट कॉलम। इंटरमीडिएट कॉलम के जो हमारा इसका आंसर होगा, अब यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूं या एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रहा हूं। एक ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ई,
देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन ऑलरेडी दे रखे हुए। ऑप्शन नंबर ए बकलिंग, ऑप्शन नंबर बी बेंडिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रशिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। मैं ऑप्शन नंबर ई दे रहा हूं, ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हमारा ई है, ऑल ऑफ दीज। और जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एफ है, एफ भी दे रहा हूं। एफ क्या है? ए एंड सी। ओके, यहाँ पे मैंने 6 ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन नंबर ए बकलिंग, ऑप्शन नंबर बी बेंडिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रशिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर एफ है हमारा ए एंड सी। अब बताइए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एफ। ओके, तब हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 है स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार measured along periphery shall not exceed। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार measured along periphery shall not exceed। ऑप्शन नंबर ए 400 mm, ऑप्शन नंबर बी 200 mm, ऑप्शन नंबर सी 100 mm, ऑप्शन नंबर डी 300 mm। बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 400 mm, ऑप्शन नंबर बी 200 mm, ऑप्शन नंबर सी 100 mm, ऑप्शन नंबर डी 300 mm। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार measured along periphery shall not exceed। 10 का डी। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मीन्स 300 mm। ओके, अब यहां से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो उनकी काउंटिंग होगी, नंबरिंग फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर देन फर्स्ट फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम। मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम इज, ऑप्शन नंबर ए है 0.85 BD अपॉन FY, ऑप्शन नंबर बी है 0.85 BD अपॉन FY, ऑप्शन नंबर सी है 0.80 BD अपॉन FY, ऑप्शन नंबर डी है 0.80 BD अपॉन FY। बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर जी दोनों क्वेश्चन सेम कैसे हैं? सी और डी और ए और बी। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जो हमारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं, दो सेम सेम दे रखे हुए हैं। ठीक, तो इनको अब यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चेंज मैंने क्या कर दिया, इसको जो यहाँ पे 0.85 लिखा है इसको कर दो 0.87, और जो ऑप्शन नंबर डी है इस पे 0.80 लिखा है इसको कर दो 0.67। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 0.85 BD अपॉन FY, ऑप्शन नंबर बी है 0.87 BD अपॉन FY, ऑप्शन नंबर सी है 0.80 BD अपॉन FY, ऑप्शन नंबर डी है 0.67 BD अपॉन FY। अब बताइए इस केस में हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में जब मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए हुए हैं, ऑप्शन चेंज करने की वजह से इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.85 BD अपॉन FY। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रिया कुमारी, शिवम राजपूत, निशांत। ओके, राइट आंसर यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.85 BD अपॉन FY। मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम 0.85 BD अपॉन FY। ओके, फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे L by D रेशियो ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 20। L by D हमारा क्या है? L है हमारा यहाँ पे स्पान, और D हमारा यहाँ पे क्या है? डेप्थ। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिया कुमारी ऑप्शन डी, साक्षी राठौर ऑप्शन डी,
जयेंद्र ऑप्शन डी, संदीप कुमार ऑप्शन डी, आयुषी पटेल ऑप्शन डी, छोटू राजा ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब हम लोग सिंपली सब मीन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम पढ़ रहे थे, सिंगली रेनफोर्स बीम पढ़ो या डबली पढ़ो, तो हर जगह एक हमारा टॉपिक आता है कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक, एक हमारा टॉपिक आता है कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि हमारा वहां पे मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना था कि यहाँ पे यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो L बाई डी का हम लोग रेशियो लेंगे वो कितना एक्सेप्ट करेंगे, 20 लेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन की वैल्यू लेंगे मींस L बाई डी की वैल्यू लेंगे, वो कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 20 लेंगे। वहीं पे यदि हमारी बीम चेंज होकर क्या हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस बीम बन जाती है। यदि हमारी बीम कॉन्टिन्यूअस होती है तो उसमें जो हम लोग L बाई डी की वैल्यू लेंगे वो 26 लेंगे। कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 26 एक्सेप्ट करेंगे। वहीं पे यदि एक हमारा नेक्स्ट केस और आता है कि सिंपली सपोर्टेड हो गया, सिंपली सपोर्ट पे हम लोगों ने कितना लिया, 20 लिया, कॉन्टिन्यूअस पे कितना लिया, 26 लिया। यदि यही हमारी बीम कैंटिलीवर होती है, कैंटिलीवर बीम होती है, तो कैंटिलीवर बीम के केस में हम लोग यहाँ पे 6 या 7 एज्यूम करते हैं। तो इस समय जो हमारा नया रिवाइज्ड कोड है IS 456-2000, उसके कारण जो हम लोग वैल्यू इस पे लेते हैं वो 7 लेते हैं, और इसके पहले वाले पे वैल्यू 6 थी। तो इस समय जो तुम्हें आंसर सिलेक्ट करना है वो क्या करना होगा, 7 करना होगा। ये कब तक के लिए वैलिड है, ये वैल्यू कब तक के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे देख लो, जो हमारा कंट्रोल डिफ्लेक्शन, यदि हमारा स्पान 10 मीटर तक का है, यदि स्पान 10 मीटर तक का है, उस केस में हमारी जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सिंपली सपोर्टेड के केस में यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और कॉन्टिन्यूअस के केस में 26 हो जाएगी, और कैंटिलीवर के केस में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यदि स्पान हमारा 10 मीटर का है, बाई चांस ये स्पान हमारा 10 से इंक्रीज हो जाता है, यानी मोर देन 10 मीटर, यदि ये स्पान हमारा मोर देन 10 मीटर हो जाता है, उस केस में हम लोग जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन की वैल्यू लेंगे तो किससे ज्यादा ना होनी चाहिए, जो हम लोग, यदि हमारा स्पान यहाँ पे लिख लो, इफ स्पान हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन 10 मीटर है, उस केस में हमारी जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन की हम लोग वैल्यू लेंगे वो वैल्यू हम लोग क्या लेंगे। तो केस हमारा सेम रहेगा, प्रत्येक केस पे देख लेना। यदि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कंटिन्यूअस है, ये कैंटिलीवर है, तो हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या करेंगे कि इस पे जो यहाँ पे वैल्यू आई है, यानी 20 × 10 अपॉन स्पान, ठीक, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि इसकी जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो इससे मैक्सिमम ना होना चाहिए। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस बीम के केस में हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26 × 10 अपॉन स्पान। ओके, इसी प्रकार से कैंटिलीवर का हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 × 10 अपॉन स्पान। तो मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिए। जब हमारा स्पान कितना दे रखा हुआ था, 10 मीटर का स्पान था, उस केस में जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वो कितनी होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 20 होगी, कंटिन्यूअस के केस में हमारी कितनी होगी, 26 होगी, और कैंटिलीवर के केस में हम लोग कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 7 एक्सेप्ट करेंगे। वहीं पे यदि हमारा स्पान हमारा क्या जाता है, बढ़ के मोर देन 10 मीटर हो जाता है, यदि हमारा स्पान इंक्रीज होकर मोर देन 10 मीटर हो जाता है, ठीक, उस केस में हम लोग जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन की वैल्यू लेंगे कि हमारा वहां पे जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा कैसे निकालेंगे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम क्या करेंगे, जो इसका यहाँ पे फैक्टर आया हुआ 20 × 10 अपॉन स्पान, ठीक, इससे यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, मींस इससे ज्यादा हमारा डिफ्लेक्शन हमारा IS कोड अलाउ नहीं करता है। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस बीम के केस में हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 26 × 10 अपॉन स्पान। इसी प्रकार से कैंटिलीवर बीम के केस में हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 × 10 अपॉन स्पान। ओके सर 6 कब लेंगे, और 6 कैंटिलीवर में 6 हमारा जब पहले वाला हमारा IS कोड था, इसके पहले हम लोग IS कोड यूज करते थे 456 1978। तो 1978 में वहां पे हमारी वैल्यू दे रखी हुई थी 6, लेकिन जब यही कोड हमारा रिवाइज होकर 2000 हो गया,
तो 2000 के केस हम लोग वहां पे वैल्यू 7 एक्सेप्ट करेंगे, और यदि वो कुछ भी नहीं लिख के देता है तो हम लोग वैल्यू हमेशा 7 ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके ओके सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, दी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इफेक्टिव डेप्थ। दी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इफेक्टिव डेप्थ। ऑप्शन नंबर ए क्लियर कवर, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम कवर, ऑप्शन नंबर सी इफेक्टिव कवर, ऑप्शन नंबर डी नॉमिनल कवर। ओवरऑल डेप्थ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मींस डी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी हमारा बीम क्रॉस सेक्शन है, बीम क्रॉस सेक्शन के लिए अब यहाँ पे देखो, मैं एक यहाँ पे बना देता हूं तुम्हें बीम क्रॉस सेक्शन। ठीक, बीम क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बना रहा हूं, ये मेरा बीम क्रॉस सेक्शन है। ठीक, इस पे इधर पे क्या पड़ी हुई है, टेंशन रेनफोर्समेंट पड़ी हुई है। ये क्या है, ओवरऑल डेप्थ है, यानी कैपिटल डी। टेंशन रेनफोर्समेंट के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। और जो बॉटम पे यानी ये हमारी डिस्टेंस बचती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर। अब इस केस में बताइए हम लोग कैपिटल डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ में हम लोग क्या ऐड कर देंगे कि हमें टोटल डेप्थ मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इफेक्टिव कवर। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर यदि हम लोग इफेक्टिव डेप्थ में ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, टोटल डेप्थ मिल जाती है। तो यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, दी एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर ए बीम बी इंटू डी। जो हमारा MU का फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का, MU का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है RBD क्यूब, ऑप्शन नंबर बी है RBD की पावर 4, ऑप्शन नंबर सी है RBD, ऑप्शन नंबर डी है RBD स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीपांशु यादव ऑप्शन नंबर डी, अपर्णा सैकवर ऑप्शन नंबर डी, राहुल कुमार यादव ऑप्शन नंबर डी, जयेंद्र ऑप्शन नंबर डी, मनीष कुमार विश्वकर्मा RBD। बेटा रॉन्ग आंसर है, अंशुल राजपूत ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक साहू RBD की पावर 2, आयुषी पटेल ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे हमारे आंसर आए हुए हैं। तो मैंने बताया हुआ था कि जो हमारा MU का फॉर्मूला होगा, MU बराबर क्या होता है हमारा RBD स्क्वायर। ये हमारा MU का फॉर्मूला होता है, MU बराबर RBD स्क्वायर। यहाँ पे हमारा R क्या है, R बताइए क्या होगा, तो R है हमारा मूवमेंट, R क्या है, मूवमेंट रेसिस्टिंग फैक्टर, मूवमेंट रेसिस्टिंग फैक्टर। ओके, तो हमारा R यहाँ पे क्या है, मूवमेंट रेसिस्टिंग फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहीं पे बताइए R की वैल्यू हम लोग कितनी कंसीडर करेंगे, R की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे। तो R की वैल्यू क्या होती है, हाफ सिग्मा CBC इंटू J इंटू K। R की वैल्यू हम लोग कितनी एक्सेप्ट करते हैं, हाफ सिग्मा CBC इंटू J इंटू K। अब यहाँ पे हमारा दो टर्म आए हुए हैं, एक J आया हुआ है, दूसरा K आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा J क्या होगा और यहाँ पे हमारा K क्या होगा। जो हमारा यहाँ पे K दे रखा हुआ, K क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ओके, यहाँ पे हमारा K क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। J क्या है, J है हमारा लीवर आर्म फैक्टर। J क्या है, लीवर आर्म फैक्टर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज डिजायरेबल फॉर, अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज डिजायरेबल फॉर। ऑप्शन नंबर ए है कैंटिलीवर बीम, ऑप्शन नंबर बी है लिंटल, ऑप्शन नंबर सी है कंटिन्यूअस बीम, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या है, टी बीम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए यहाँ पे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज डिजायरेबल फॉर ए, ऑप्शन नंबर ए कैंटिलीवर बीम, ऑप्शन नंबर बी लिंटल, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूअस बीम, ऑप्शन नंबर डी टी बीम।
यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5 का ए साक्षी राठौर, ऑप्शन ए राहुल यादव, ऑप्शन ए अजय कुमार, ऑप्शन डी जानवी टी भीम, जगजीत, ऑप्शन ए गजेंद्र डी, मानवेन टी, गजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी। बेटा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उसने क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन मींस समलंबाकार काट। समलंबाकार काट हमारा किस पे होता है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूं कैंटिलीवर बीम का। जो हमारी कैंटिलीवर बीम हम लोग बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे काट बनाया हुआ है, सेक्शन बनाया हुआ है उसका डायग्राम। ठीक, ये डायग्राम हमारा किसका है? कैंटिलीवर बीम का है। ठीक, ये कैंटिलीवर बीम का है। तो अब बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? अब ये कैंटिलीवर बीम का मैंने डायग्राम बना दिया, अब लिंटल का भी डायग्राम बना रहा हूं। लिंटल का भी मेरा डायग्राम बन गया। कॉन्टिन्यूअस बीम लिंटल वाले पे देख लेना, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। यहाँ पे ये एक्सटेंड कर दूंगा। चलो एक मैंने यहाँ पे स्पान और दे दिया। ठीक, अब ये मेरी कंटिन्यूअस बीम बन गई टी बीम। ये बीम मेरी टी बीम बन गई। ठीक, मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बताइए इनमें से तुम्हें ट्रेपेजॉइडल कौन सा लग रहा है? समलंबाकार सेक्शन कौन सा लग रहा है? आयुषी पटेल ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार ऑप्शन नंबर ए, अपर्णा सैकवर ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये वाला सेक्शन देखो, ये सेक्शन हमारा कैसे दिख रहा है? कैंटिलीवर बीम का ट्रेपेजॉइडल सेक्शन दिख रहा है, मीन समलंबाकार सेक्शन दिख रहा है। बाकी इन पे सब पे देखो, ये सबके सेक्शन हमारे कैसे? रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा? 5 का आंसर नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए कैंटिलीवर बीम। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा हुआ है? दी एंकरेज वैल्यू फॉर ए यू बैंड इज। एंकरेज वैल्यू हम लोग यू बैंड के लिए कितनी कंसीडर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8.5, ऑप्शन नंबर बी 16.5, ऑप्शन नंबर सी 12.5, ऑप्शन नंबर डी 10.5। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूंगा कि हम लोग ये वैल्यू कैसे लेते हैं, कैसे वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। जो हमारी एंकरेज वैल्यू होती है, एंकरेज वैल्यू हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, प्रत्येक 45 डिग्री के बेंड पर, प्रत्येक 45 डिग्री के बेंड पर हम लोग जो एंकरेज वैल्यू लेते हैं वो 4.5 कंसीडर करते हैं। प्रत्येक 45 पर, ठीक, प्रत्येक 45 पर हम लोग जो वैल्यू कंसीडर करेंगे वो 4.5 कंसीडर करेंगे। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम हम लोग कंसीडर करेंगे 16.5। मैक्सिमम कितनी कंसीडर करेंगे? 16.5 कंसीडर करेंगे। प्रत्येक 45 डिग्री पे हम लोग कितना कंसीडर करेंगे? 4.5। तो 45 पे जब हमारा 4.5 है तो 90 डिग्री पे हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 45 पे 4.5, 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 8.5, 135 डिग्री पे कितना हो जाएगा हमारा? 12.5, और इसी प्रकार से 180 डिग्री पे हमारा कितना हो जाएगा? 16.5, जो कि हमारा मैक्सिमम होता है। अब जरा हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है? यू बैंड। यू बैंड हमसे पूछ रहा है, तो यू बैंड में तुम कितनी बार बैंड कर रहे हो? यू बैंड के बारे में पूछ रहा है। यू बैंड पे जरा देखिए, यहाँ पे हम लोग कितनी बार बैंड करेंगे। जो हमारा यू बैंड बना होता है कुछ ऐसे आता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है। ठीक, यानी ये तुम्हारा इतनी बार बेंड हो रहा है। ये पूरा जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में ये पूरा ऐसे बेंड हो गया। तो इस केस में हम लोग कितनी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? दी एंकरेज वैल्यू फॉर ए यू बैंड इज ऑप्शन नंबर ए 8.5, ऑप्शन नंबर बी 16.5, ऑप्शन नंबर सी 12.5, ऑप्शन नंबर डी 10.5। तो यहां इसका जो आंसर हो जाएगा यू बैंड के केस में, यू बैंड के केस में हम लोग क्या करते हैं? 16.5 एक्सेप्ट करते हैं। यू बैंड के केस में हम लोग जो एंकरेज वैल्यू लेते हैं वो 16.5 कंसीडर करते हैं। ओके, इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दे रखा हुआ है? द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए बीम इज द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर।
The effective depth of a beam is the distance from the topmost compression fiber to ऑप्शन नंबर ए है बॉटम टू टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी है टॉप टू टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी है सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर डी है बॉटम ऑफ बीम। हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कहां तक लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहां तक लेते हैं, तो मैंने सेक्शन बना कैसे बताया हुआ था, जहां पे हमारे टेंशन रेनफोर्समेंट पड़ी होती है, टेंशन रेनफोर्समेंट के सेंटर तक हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कंसीडर करते हैं। ठीक, टेंशन रेनफोर्समेंट के सेंटर तक कंसीडर करते हैं, सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, इन कैंटिलीवर बीम इफेक्टिव स्पान इज टेकन एज, कैंटिलीवर बीम के केस में हम लोग इफेक्टिव स्पान कितना कंसीडर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है लेंथ ऑफ ओवरहैंग, ऑप्शन नंबर सी है लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस बेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी है लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस इफेक्टिव डेप्थ, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम का केस है बेटा, जरा सोच समझ के आंसर देना, कैंटिलीवर बीम का केस है, बहुत सोच समझ के आंसर देना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस इफेक्टिव डेप्थ। कैंटिलीवर बीम के केस में हम लोग जो इफेक्टिव स्पान लेते हैं, लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं, जबकि यदि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का केस होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो हम लोग इफेक्टिव स्पान लेते हैं वो कितना लेते हैं, सेंटर टू सेंटर, जो हमारी बीयरिंग होती है, बीयरिंग के सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, यानी ये जो गैप होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस गैप को LEF बोलते हैं, इफेक्टिव स्पान बोलते हैं कैंटिलीवर बीम के केस में। ठीक, यदि हमें ये नहीं लेना है तो एक हमारा इसका जो हमारा ओवरऑल यहाँ पे स्पान है, यानी क्लियर स्पान L0 प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ठीक, ये भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कैंटिलीवर बीम का इफेक्टिव स्पान पूछ रहा है, तो कैंटिलीवर जो हमारा बीम का इफेक्टिव स्पान होता है, इस पे जो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग आंसर दे रखा हुआ है। ठीक, तो इसके हिसाब से जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ ओवरहैंग। देख लो, कैंटिलीवर बीम के लिए हमारे क्या लेते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस हाफ ऑफ डी, यानी D/2, लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस हाफ ऑफ डी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दी वैल्यू ऑफ आर इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे हमारी आर की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ आर इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो सबसे पहले ये बताओ हमारा आर क्या है, अभी आर मैंने जस्ट विद इन 4 to 5 मिनट पहले ही बताया होगा कि आर हमारा क्या है, मूवमेंट रेसिस्टिंग फैक्टर है, और आर की वैल्यू हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं, हाफ सिग्मा CBC इंटू जे इंटू के। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, के इज कॉल्ड एज, के हमारा क्या है, के इज कॉल्ड एज, के इज कॉल्ड एज, ऑप्शन नंबर ए लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी है विड्थ फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है बेंडिंग मोमेंट फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्वेषा। अन्वेषा बेटा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, मींस ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा के होता है, के क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है। ओके, तो आज का जो हमारा एमसीक्यू का सेशन था वो सेशन यहीं पे क्लोज होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या, अब जो ऐप की रेटिंग के लिए शायद इस समय सर बिजी होंगे, तो सर नहीं आ पाए क्लास में, या आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि सेशन चल रहा है, इस वजह से शायद उन्होंने बिना डिस्टर्ब किए वापस चले गए होंगे। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे जो काम है, काम क्या है कि जो लोग भी टीचमेंट ऐप यूज कर रहे हैं, टीचमेंट ऐप को ओपन करके प्ले स्टोर से ओपन करिएगा, और प्ले स्टोर से ओपन करके उसकी वहां पे रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। ठीक, हेलो क्योंकि ये हमारे लिए देख रहा हो कितने बेटर,
हेलो क्योंकि ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहा है। सर जी रेटिंग क्यों नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे हमारे रेटिंग इसलिए देनी है कि हमारे लिए जितनी तुम रेटिंग दोगे उतने ये हमारे लिए नए नए चेंजमेंट लेके आएगा और ऐप को अपडेट करेगा, जिससे हमारा ही बेनिफिट होगा, किसी और का बेनिफिट नहीं मतलब कि उनको ये यदि यदि अभी तक हमारा टीचमेंट ऐप ना आता तो हम लोग यही ऑफलाइन क्लास ही ले रहे होते, या तो फिर रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ते। और तुम लोग जानते हो कि रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ने का और लाइव सेशन का बात क्या होती है। लाइव सेशन की कुछ बात ही अलग होती है। तो सिर्फ ये हमारा टीचमेंट ऐप की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ओके, तो रेटिंग जरूर दें।